हेलो टीचर्स। दीपावली आई होप कि आप लोग का बहुत अच्छा गुजरा होगा। कल दीपावली की वजह से मैं भी थोड़ा बिज़ी हो गया और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज हम लोग ईवीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तकरीबन 100 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 100 प्लस की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन थी? पहला ऑप्शन है बिछेंद्री पाल, बी फैनथॉक, सी वांडा रुथ किविस या डी कोई नहीं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और हमको पता है कि आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा। लेकिन बताते चले कि बिछेंद्री पाल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर आप दे रहे हैं। बिछेंद्री पाल राइट आंसर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि बिछेंद्री पाल तो पहली महिला थी। जी हाँ, यहां पर प्रथम महिला की बात हो रही है, प्रथम भारतीय महिला की बात नहीं हो रही है। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात होती तो बिछेंद्री पाल होता, लेकिन यहां पर प्रथम महिला की बात की जा रही है। तो ये बिछेंद्री पाल पांचवी महिला है, पांचवी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची और प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला कह सकते हैं, लेकिन प्रथम महिला नहीं है। फैनथॉक की अगर बात करें तो फैनथॉक दूसरी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। तीसरा है वांडा रुथ किविस। अगर वांडा रुथ किविस की बात करते हैं तो ये तीसरी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इनमें से कोई नहीं थी तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जरा बताइए। आप सुने होंगे ना आप, जुनको तेबई। ये इसका राइट आंसर होगा। जुनको तेबई प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। चलिए, अगर बिछेंद्री पाल के बारे में बात हो रहा है तो कुछ और बेसिक चीज जान लेते हैं। ये पांचवी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची और प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। अगर इनके हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बिछेंद्री पाल के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 24 मई 1954 ईस्वी में। इनका जन्म 24 मई 1954 ईस्वी में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। बहुत मेहनत करता हूं, बहुत ढूंढ के लाता हूं मैं क्वेश्चंस को। थोड़ा तो मतलब कमेंट्स वगैरह से पता चलता है, कुछ हल्की फुल्की इधर उधर क्वेश्चंस में हो जाती है। उसका रीज़न है कि जैसे कल टिथ के बारे में कमेंट आया था तो हाँ, शायद मैंने मिस्टेक कर दिया था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से आया हूँ और हिंदी मीडियम में थोड़ा कन्वर्सेशन में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाता हूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि गलतियाँ ना हो, लेकिन फिर भी इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे। फाइनली उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेरे सारे क्वेश्चंस बहुत लाजवाब होते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इनका जन्म कब हुआ? 24 मई 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अगर हम ये कब पहुंची माउंट एवरेस्ट पे इसकी बात करते हैं तो ये माउंट एवरेस्ट में कब पहुंची थी? ये 23 मई को पहुंची थी। कब? 23 मई 1984 ईस्वी में ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। अच्छा, अगर हम बिछेंद्री पाल की बात करते तो और एक बात पता कर लेते कि ये कहां से बिलोंग करती थी। तो ये उत्तरांचल से बिलोंग करती थी। कहां? उत्तरांचल। ये उत्तरांचल से बिलोंग करती थी। और ये जिला इनका कौन सा था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जिला का जो नाम था वो चमोली था, चमोली जिला था। और अगर इनके गांव की बात करते हैं तो गांव का नाम इनका क्या था? तो गांव का नाम जरा देख लें आप। इनके गांव का नाम था बंपा। ठीक है, इनके गांव का नाम क्या था? बंपा। तो ये बिछेंद्री पाल का ऑल डिटेल्स है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और ये आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, इस पर एकदम खास ध्यान देंगे। वो काफी कंफ्यूजन होता है। प्रथम महिला की जब बात किया जा रहा है तो जुनको तेबई होगी, और प्रथम भारतीय महिला की बात की जाएगी तो बिछेंद्री पाल होगी। दूसरी महिला फैनथॉक थी और तीसरी महिला वांडा रुथ किविस थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज कुछ महान हस्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा महान हस्तियों के बारे में दो चार देख लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज करेंगे। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का नाम सुने होंगे, अंतरिक्ष यात्री थी और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ये भी याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब बेसिक पॉइंट्स में आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे अपने नोटबुक में। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। इसका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर सोचिए, तब तक कुछ और बेसिक बता देते हैं हम। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। अच्छा, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, अगर हम जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका हुआ 17 मार्च में हुआ था। 17 मार्च 1962 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 17 मार्च 1962 ईस्वी में कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो करनौल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? करनौल में। आगे ये कब पहुंची, अंतरिक्ष कब पहुंची? अगर हम पहुंचने की बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष कब पहुंची थी? 16 जनवरी 2003 ईस्वी में ये अंतरिक्ष पहुंची। 16 जनवरी 2003 ईस्वी में अंतरिक्ष पहुंची। और ये वापस अंतरिक्ष से कब आई, ये भी याद रखेंगे। तो इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 15 दिन बिताया था और 15 दिन बिताने के बाद ये 1 फरवरी 2003 को वापस अर्थ में पृथ्वी पर लौटी। लेकिन ये जानते हैं एक हादसा हुआ। तो जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान ही इनका जो यान है वो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो 1 फरवरी 2003 को ये अंतरिक्ष में से वापस लौट रही थी। और यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें 4 पॉइंट्स है, इसको रिमेंबर कर लेंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब पहुंचे? 1968 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आप सुने होंगे। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब गए थे? तो 1969 ईस्वी में ये चांद पर पहुंचे थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी और ये अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स। और ये कहाँ की थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये गुजरात की थी। तीसरा प्रश्न है, अल ब्रूनी कहाँ का यात्री था? अच्छा क्वेश्चन है, ये सीटेट में ये प्रश्न आया भी हुआ है। अल ब्रूनी कहाँ का यात्री था? अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी उज्बेकिस्तान, डी अरब। तो हजारों साल पहले एक यात्री आया था जिसका नाम अल ब्रूनी था और ये एक महान इतिहासकार के नाम से भी जाना जाता है। एक इतिहासकार था जिसकी किताबों से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी एक बहुत फेमस किताब, बहुत मशहूर किताब थी जिसका नाम क्या था? किताबुल हिंद। उस फेमस किताब का नाम क्या था? किताबुल हिंद। ये इस किताब से हम हिस्ट्री, इतिहास, किसके बारे में? हिंद, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां संग्रह कर सकते हैं, संग्रह होती है, मिलता है हमें। और अल ब्रूनी मुख्य तौर पर उज्बेकिस्तान का यात्री था। कहाँ का? उज्बेकिस्तान का यात्री था। चलिए आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट विश्व के किस देश में स्थित है? तो जरा बताइए कि माउंट एवरेस्ट विश्व के किस देश में स्थित है? भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो भैया ये भारत के विश्व के नेपाल में स्थित है। और नेपाल में पता है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट में कई बार 2-3 बार पूछा गया है सीटेट में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये भी याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी असम या डी मिजोरम। पंजाब की अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो भांगड़ा है। ठीक है, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भांगड़ा। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, ठीक है। और अगर असम की बात करते हैं तो असम का प्रसिद्ध नृत्य बिहू नृत्य है। और अगर मिजोरम की बात करते हैं तो चेराओ मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है, ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी फिर आंध्र प्रदेश। अगर ओणम की बात करते हैं तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओणम के त्यौहार में ही वहाँ पर बोट रेसिंग होती है, मतलब नौकाओं की दौड़ होती है, नौकाओं की रेस होती है। ठीक है, इसी त्यौहार पर, ओणम के त्यौहार पर। बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार छठ में किस देवता की पूजा की जाती है? भैया छठ तो आ ही रहा है और आप जानते ही होंगे बिहार का जब सबसे प्रसिद्ध त्यौहार की अगर बात करें तो वो हमारा छठ है। और छठ में किस देवता की पूजा की जाती है? शिव, दुर्गा, सूर्य, चांद। आपको भलीभांति पता है क्या होगा? सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ उठते हुए सूरज की पूजा नहीं की जाती बल्कि डूबते हुए सूरज की पूजा भी की जाती है। एक कहावत है ना कि लोग हमेशा उठते हुए सूरज को ही नमस्कार करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारा देश उनमें से नहीं है। हमारे देश में उठते और डूबते दोनों की पूजा की जाती है। इसका अर्थ ये भी है कि अगर कोई ऊंचाई पर चढ़ रहा है, ये बात सही है कि आजकल के दौर में उसे पीछे खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन उसे ऊंचाई पर चढ़ाने वाले भी बहुत हैं। और अगर वो कोई ऊंचाई पर चढ़ गया तो उसको उतारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कुछ और भी मिलेंगे जो उसको और ऊंचाई पर पहुंचाना भी चाहेंगे। तो दोनों ही सत्यता है। अच्छाई और बुराई तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। अच्छाई और बुराई, सिर्फ अच्छाई हो जाएगी तो भी नहीं चलने वाला है, और बुराई केवल हो जाएगी तो भी जीवन नहीं चलने वाला है। तो अच्छाई और बुराई, क्योंकि बुराई से हम क्या सीखते हैं और अच्छाइयों से क्या करते हैं? प्रेरणा हासिल करते हैं हम लोग। कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो फिर हम क्या करते हैं? वो हमसे कोई बुरा काम हो गया तो फिर हम उसका क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं अपने ईश्वर से, या किसी व्यक्तिगत इंसानों से होता है तो व्यक्ति से उसकी क्षमा प्रार्थना हम लोग करते हैं कि भाई हमें क्षमा कर दिया जाए। तो उससे हमने सीखा कुछ हमारी गलतियों से। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर। घूमर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ए केरल, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। अभी हमने नृत्य के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 7 नंबर में शायद हमने बात भी किया था। अगर घूमर की बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का क्या है? कथकली है। केरल का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कथकली है, ये याद रखेंगे। केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? कथकली। पंजाब का मैंने बता ही दिया, भांगड़ा है। गुजरात का क्या है? गरबा है। गुजरात का क्या है? नवरात्रि में काफ़ी मशहूर है गरबा, वहाँ का गरबा है। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान। एक इसमें आपको गाना भी, घूमर घूमर शायद एक गाना भी है, तो जो राजस्थान पर ही नृत्य को दर्शाया गया है और उसी के वेशभूषा में दर्शाया गया है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? घूमर। आगे बढ़ते हैं आज के हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
और अगले प्रश्न में जाने से पहले सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम सब्सक्राइब का रेशियो जो है काफ़ी कम हो गया है। अब ये पता नहीं क्यों, ये तो आप ही बता पाएंगे। लाइक कमेंट भी कम आ रहा है, तो थोड़ा इस पर आप ध्यान दें। और शेयरिंग भी कम हो रहा है, अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये निश्चय हो चुका है कि सक्षमता परीक्षा पूर्ण रूप से होगा। लेकिन डेट की जो बात है तो दिसंबर एक अनुमानित डेट है, तो डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, जनवरी भी जा सकता है। लेकिन सक्षमता परीक्षा ये जान लीजिए कि दिसंबर से जनवरी के बीच बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। तो आप लोग तैयारी बेहतर से बेहतर रूप में मेहनत करें, ठीक है। नोट्स बनाएं, जो चीज़ हम बताते हैं उसको या तो नोट्स बनाएं या तो बार बार वीडियो को आप रिवाइज करके देखें, या फिर उसको लाइक जैसे ही कर देंगे तो टोटल जो वीडियो है आपके लाइब्रेरी में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपको मन करेगा किसी भी प्रश्न को आप उठाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तमाशा, बी कथक, सी कुचिपुड़ी या डी भारतनाट्यम। देखिए, तमाशा की अगर बात करते हैं तो तमाशा महाराष्ट्र का है। प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का तमाशा है। अगर कथक की बात करें तो कथक यूपी का प्रसिद्ध नृत्य है। अभी तक मैंने नृत्य के बारे में लगभग जितने इंपॉर्टेंट जो स्टेट हैं उसके नृत्य के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। 2-3 क्वेश्चन हो गए उसके, और सभी क्वेश्चंस में मैंने बेसिक भी बता दिया। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी मेरे ख्याल से कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य भारतनाट्यम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी चिकनगुनिया, डी डेंगू। मलेरिया बिल्कुल मच्छर से होता है भैया, आप जानते हैं अच्छे से। डेंगू भी मच्छर से होता है, ये भी राइट है। आपके पास 2 ऑप्शंस बच रहा है, टाइफाइड और चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया और टाइफाइड में अगर हम देखते हैं तो चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड मच्छर से नहीं होता है, बल्कि ये मक्खी के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड। निम्न में से कौन सी बीमारी मक्खियों से होती है? मक्खियों से होती है। ए डायरिया, बी हैजा, सी टाइफाइड, डी सभी। टाइफाइड की तो अभी हमने बात ही की कि मक्खियों से फैलने वाली बीमारी है। बी हैजा भी मक्खियों से फैलने वाली बीमारी है, और ए डायरिया भी मक्खियों से फैलने वाली बीमारी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, मक्खियों से फैलने वाली बीमारी का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि जैसे मच्छर ने आपको आके काटा आपको मलेरिया हो गया, तो मक्खियों ने आपको आकर काटा या मक्खी आपके शरीर पर बैठ गई तो भैया आपको हैजा हो गया या टाइफाइड हो गया या डायरिया हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मक्खियां गंदगी की जगहों से उठकर आकर आपके खाने के सामानों पर बैठती हैं, और उससे वो अपने पैरों के साथ, अपने शरीर के साथ क्या ले आती हैं? बहुत सारे वायरस ले आती हैं, कीटाणु ले आती हैं, विषाणु ले आती हैं, और वो कीटाणु और विषाणु आपके भोजन में सम्मिलित हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप वो आपको बीमार कर देता है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें मक्खियों के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं वो किस प्रकार से फैलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अगला प्रश्न है हमारे सामने। लॉटरी द्वारा खेती के जमीन देने की प्रथा किस राज्य में है? लॉटरी के द्वारा जमीन देने की प्रथा। उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, मिजोरम या फिर आंध्र प्रदेश। तो लॉटरी के द्वारा जो जमीन दी जाती है वो मिजोरम में दी जाती है। और मिजोरम में क्यों दी जाती है ये भी थोड़ा जान लें। एक्चुअली मिजोरम में स्लेश एंड वर्ण कृषि होती है। स्लेश एंड वर्ण कृषि क्या होती है? जिसे झूम की खेती कहा जाता है। तो झूम की खेती की एक खासियत होती है कि एक जगह पर जो झाड़ वगैरह होते हैं उन झाड़ों को काटा नहीं जाता है, बल्कि वहीं पर क्या आग लगा दी जाती है। और उसमें जुताई की जो प्रथा है वो बहुत कम, जुताई वगैरह नहीं होता है। जो जलने के बाद जो राख अवशेष बचता है पेड़ पौधों का, झाड़ों का, उसको उसी मिट्टी में हल्का सा, मतलब कह सकते हैं ऊपर नीचे करके मिट्टी में मिला दिया जाता है।
और फिर वहाँ पर झूम की खेती की जाती है। एक वर्ष जब झूम की खेती 1-2 वर्ष किया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पर उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण उस जगह को फिर से बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। फिर दूसरी जगह पर यही प्रथा अपनाकर हम झूम की खेती करते हैं। तो मिजोरम में बड़ी मात्रा में झूम की खेती की जाती है, याद रखेंगे, झूम की खेती। और इसी झूम की खेती में लॉटरी के आधार पर जमीन देने की प्रथा है मिजोरम में। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मिस्टेक्स होता है मेरे वीडियो में, हो सकता है मे बी, काहे कि हिंदी की आदत मुझे नहीं है, हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, और फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन हिंदी। तो आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हल्की फुल्की अगर मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। वैसे कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हिंदी की आदत भी मेरी लग रही है और आगे बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, झूम की खेती मुख्यतः होती है, तो झूम की खेती कहाँ होती है? मरुस्थलीय भागों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, वर्षा वनों में, या सभी जगह पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झूम की खेती जब भी होती है तो बड़ी मात्रा में उष्णकटिबंधीय वनों में होती है। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17। बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? असम, बी तमिलनाडु, सी केरल, या फिर डी बिहार? तो असम का मुख्य त्यौहार क्या है? बिहू। और ये बिहू कब मनाया जाता है? तो जब असम में नई फसलों की कटाई होती है और नई फसलों की कटाई के पश्चात इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। पहले हमको याद है कि जब हम छोटे थे गांव में, तो जब गांव वगैरह में नई नई फसलें होती थी तो फसलों की कटाई के बाद लोग उत्सव मनाते थे, नया नया मतलब खीर वगैरह बनाते थे और प्रकार के व्यंजन बनाते थे, एक दूसरे को इनवाइट करते थे, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे। तो वो प्रथा पहले देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो कृषि का जो चलन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और कृषि के चलन कम होने के कारण, किसानों के दुखी होने के कारण एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ किसान खुद बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि जितनी वो लागत लगाते हैं उस लागत के बराबर भी उनको उतना फसल भी नहीं हो पाता है। और ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए अन्नदाता हैं, लेकिन सरकार ना उनके बारे में कुछ करती है। और हम भी जब भी कोई मतलब मार्केट वगैरह जाते हैं तो अक्सर आप देखे होंगे, जब लाख रुपए के सामान या लाख रुपए की वस्तु को खरीदने जाते हैं तो कभी हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं। वहाँ पर हम दिखाते हैं कि देखो हम रईस हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन वही इंसान जब मार्केट जाता है, बाज़ार जाता है कुछ सब्जी खरीदने के लिए, तो थोड़ी सी सब्जी के लिए बेचारे किसानों से अगर 2 रुपये 4 रुपये का मोल भाव किया जाता है, जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसान बहुत मेहनत करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके भी अपने पेट को सही से वो नहीं भर पाते। अपने बच्चों का भरण पोषण करने में उनके काफ़ी मशक्क़त होता है, और आज जो हमको जो भोजन मिलता है वो उनकी ही देन है। तो उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए मेरे ख्याल से वो कम होगा। और वैसे भी चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मुद्दों में कुछ राजनीति वगैरह में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजनीति बात ही अलग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोरा और चेवा क्या है? अगर बोरा और चेवा की बात करते हैं तो असम में ही बोरा और चेवा चावल के प्रकार हैं, सब्जी के प्रकार हैं, फसल के प्रकार हैं, या फिर व्यंजन के प्रकार हैं। तो बोरा और चेवा असम में पाए जाने वाले चावल के प्रकार हैं, बोरा और चेवा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है? ए बरगद, बी नीम, सी पीपल, डी आम। देखिए, बरगद की अगर बात करते हैं तो बरगद आपको पता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, बरगद देखे होंगे मेरे ख्याल से, जो तना वगैरह में भी इसका क्या जड़ निकलता है। अच्छा, वो तना में जड़ क्यों निकलता है, इस पर कभी ध्यान दिए? चलिए इस बात को थोड़ा सा सोचकर दिमाग लगा के कि उसके तना में जड़ क्यों निकलता है, कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। अगर हम यहाँ पर बोधि वृक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा। और पीपल को बोधि वृक्ष क्यों कहा जाता है ये भी जान ले। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति भी पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी।
इसी वजह से पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया, मशहूर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कारण वस्तु पानी में डूब जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा, वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा, सी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व के बराबर होगा, या डी सभी। किस कारण से वस्तु पानी में डूब जाएगी। आप देखे होंगे एक छोटी सी सुई को भी अगर हम पानी में डाल दें तो वो डूब जाती है, लेकिन एक बड़े से जहाज को देखें तो वो पानी में तैरता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी क्या है? घनत्व ही है। पहले आप घनत्व को समझ ले कि क्या है। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को अगर हम लेते हैं, उसका द्रव्यमान निकालते हैं और उसका आयतन निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? घनत्व निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? घनत्व निकल जाएगा। अगर उस घनत्व का मान जल के घनत्व से, अगर उस घनत्व का मान जल के घनत्व से कम हो जाएगा तो वस्तु तैरना शुरू कर देगी। लेकिन अगर उस वस्तु के घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम पानी में तैरते हैं तो हमारे तैरने का रीजन कुछ और है। हम जो तैरते हैं तो अपने हाथों को, अपने पैरों को क्या करते हैं? वर्क करवाते हैं। वर्कआउट होता है हमारे हाथ और पैरों का। सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि उसमें रोल रहता है हमारे तैरने का। अगर हम अपने हाथों को ना हिलाएं, अपने पैरों को ना हिलाएं, शरीर को स्थिर छोड़ दें तो हम डूब जाएंगे। तो डूब जाएंगे तो क्यों डूबे? क्योंकि हमारा घनत्व अधिक है। किसके कंपैरिजन में? जल के कंपैरिजन में। अगर हम जल के घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व होता है 1.01, जबकि अगर मनुष्य के घनत्व की बात करें तो एवरेज जो मनुष्य का घनत्व होता है 1.08 होता है। देखिए जल के घनत्व से हमारा घनत्व अधिक हुआ कि नहीं? तो हमारा घनत्व अधिक हो गया जल के कंपैरिजन में, इसलिए हम डूब गए। यहां पर है वस्तु पानी में डूब जाएगी। कब डूबेगी? जब वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा। नहीं, तब वो तो तैरेगी, ये याद रखिएगा। तब वो क्या करेगी? तैरेगी। ठीक है, वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा। बिल्कुल, जब वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी में एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे अगर हम समुद्र वगैरह में जाते हैं तो वहां का पानी क्या होता है? खारा होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन समुद्रों में अगर हम कूद जाएं, छलांग लगा दें, तो आपको ये जानकर हैरान होगा कि हमको तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर भी हम डूबेंगे नहीं। तो इसका रीजन क्या होता है? बहुत सिंपल सा इसका रीजन है, क्योंकि उस पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। इस वजह से वहां पर हमको बिना तैरे भी ईजिली वहां पर क्या हो जाएंगे? हम आराम से लेटे रहेंगे, हम सो भी सकते हैं आराम से, क्योंकि हम डूबने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसका घनत्व, जल का घनत्व वहां पर हमारी अपेक्षा बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्याज की खेती का सही क्रम चुनें। ए, बीज बोना, बी, प्याज की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, सी, खरपतवार निकालना, डी, प्याज को उखाड़कर निकालना। हमारे देश की 70% आबादी कृषक है और किसान के बारे में ही ये प्रश्न है। मेरे ख्याल से आप लोग इजीली बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा, हमें पहले क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद एटलीस्ट आखिरी टाइम हमको क्या करना चाहिए। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये कमेंट करके हमको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।